और कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था, राष्ट्रपति के आपात पढ़ाया था और उनकी क्षमादान पढ़ाए थे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के जो क्षमादान है वो अनुच्छेद 72 में दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको उसमें बताया था कि जो आपका पार्डन है वो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। उसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो किसी भी सज़ा को पूर्णतः क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन उस सज़ा को अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि उनके पास ये पावर नहीं रहने दी है। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया था लघुकरण होता है। क्या होता है, लघुकरण। और उसमें किसी भी सज़ा को क्या होता है, जो कैटेगरी होती है, जो प्रकृति होती है, उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था परिहार, उन पर एक समाधान रहती है। परिहार में क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइमिंग को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टाइमिंग को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मान लो किसी को 10 साल की सज़ा दी हुई है तो उसको 5 साल की सज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि ब्राह्म बताया था। तो ब्राह्म में क्या होता है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसको जो सज़ा दी जाती है वो जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब उसकी सज़ा काउंट होती है। ठीक है, और लास्ट में हमने आपको बताया प्रतिलंबन। अगर राष्ट्रपति कहीं बाहर चला जाता है तो वो क्या कर देता है, अपना प्रतिलंबन के द्वारा उस चीज़ों को रोक जाता है। अगर किसी को फांसी या अनुच्छेद 72 का प्रयोग करवाना है तो उसको क्या कर देता है, उस सज़ा को रोक दिया जाता है। ठीक है, फिर हमने आपको 3 आपात बताए होंगे। कितने बताए, 3 आपात बताए थे। पहला जो आपात था वो अनुच्छेद कौन से में था, तो आप कहोगे किस में था, 392 में था। ठीक है, फिर 356 था और फिर 360 था। क्या था, 360। इनकी हम लोगों ने कल आपको बताया होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 52 है वो हम कल आपको पढ़ा चुके थे कि राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है। कब राष्ट्रीय आपात लगने के 2 कारण रहते हैं, या तो विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि जो हमारा देश है उसमें हथियारों के द्वारा जनता क्या हो जाए, रोड पे आ जाए, है ना। तो आपका लगता है राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगते ही एक अनुच्छेद होता है वो एक्टिव हो जाता है। कौन सा, 358। और 358 एक्टिव होते ही अनुच्छेद 19 को क्या कर देता है, उड़ा देता है। ठीक है, यानी कि इसके क्या होता है, मतलब क्या नाम, रिटायर कर देता है इनको, ये सस्पेंड कर देता है कह सकते हैं हम लोग। तो इसको हटा देता है, ये हम कल आपको बता चुके हैं। लेकिन एक 359 होता है, वो ये भी कहता है कि पहले अगर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ उससे पूछ लो और उसके बाद हटाओ उसका कोई मूल अधिकार। ठीक है, तो इन सब से हम कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला आपात, ये कहेंगे राष्ट्रपति शासन। किसे कहते हैं, उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं, आज का सेकंड आपात है ये। तो वो सेकंड आपात है कौन सा, राष्ट्रपति शासन। कौन सा, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा तो आपका 356 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। 356 के तहत क्या आता है आपका, राष्ट्रपति शासन आता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है। इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन, राजकीय शासन, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे इसको कहाँ से लिया गया है तो इसे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो अब ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ये भी जर्मनी से लिया गया। कल भी हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय आपात था वो भी कहाँ से लिया गया था, जर्मनी। तो कहाँ से लिया गया, तो ये भी कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय आपात भी कहाँ से, जर्मनी से है। ठीक है, अच्छा ये कब लगता है, तो ये राज्यों में लगेगा। क्या लगेगा, राज्यों में। ध्यान रखना कहाँ लगेगा, ये जर्मनी से लिया है और कहाँ कहाँ लग सकता है ये, तो आपको अगर राज्यों में लगता है, ये कहाँ लगेगा, राज्यों में। और जैसे ही राज्यों में राष्ट्रीय आपात लगता है, इसकी जो पावर होती है वो किसके पास चली जाती है, तो आप कहोगे राज्यपाल के पास चली जाती है। किसके पास चली जाएगी, राज्यपाल। लेकिन एक कंडीशन रहती है कि राज्यपाल उस राज्य का नागरिक ना हो। ठीक है, जो राज्यपाल है उस राज्य का नागरिक ना हो, नागरिक ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसका राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, कौन, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पावर है राष्ट्रपति शासन लगती है क्या चलिए, किसके पास चली जाती है, राज्यपाल के पास चली जाती है। ध्यान रखना है। ठीक है, और ये राज्यों में लगेगा। अब किन कंडीशनों पे राज्यों में लगता है, ये कंडीशन क्या रहती हैं या शर्त क्या रहती हैं, हम लोग कह सकते हैं कि शर्तें क्या रहती हैं। शर्तें देख लेते हैं कि शर्तें कौन सी होती हैं, किन शर्तों पे लगेगा। देखो, तो इसमें एक आपका अनुच्छेद आता है 355, अनुच्छेद 355। तो 355 क्या कहता है कि अगर विधि द्वारा शासन ना किया जाए, विधि द्वारा शासन ना हो, तो विधि द्वारा शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। विधि द्वारा शासन, ठीक है, ये कौन कहता है, 355 कहता है कि अगर विधि द्वारा शासन ना होता है तो आपका उस कहाँ लग जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे वोटिंग हुई, मान लो कोई है ना, और वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद कोई भी अपना पूर्ण बहुमत नहीं कर पाया, यानी सीएम बनाने के लिए पूर्ण नहीं कर पाया, मान लो ए, बी और सी है ना, इस तरह से, और डी ये पार्टियाँ हैं मान लो, ठीक है।
तो इन पार्टियों में मान लो वोटिंग हुई, किसी को मिल गए मान लो 250 मिल गए, किसी को मिल गए यहाँ पे आपका 20 मिल गए, किसी को आपको 27 मिल गए, है ना, किसी को मान लो 150 मिल गए, ऐसे करके सारे पार्टियों को मिल गए, लेकिन किसी ने भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सीएम नहीं बनेगा। ठीक है, क्या नहीं बनेगा, सीएम नहीं बनेगा। और ये आपस में गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं, ये आपस में क्या नहीं कर रहे हैं, गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अब सीएम नहीं बनेगा तो उस टाइम पर आपका क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं इस बात को इसमें कि अगर आपकी विधानसभा, क्या कहेंगे हम, विधानसभा अगर भंग है, किसी भी राज्य की क्या है, विधानसभा क्या है, भंग है, ध्यान रखना, किसी भी राज्य की अगर विधानसभा भंग है तो वहाँ पर क्या लगेगा, तो आप कहोगे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वहाँ पर क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो होता है, देखिए पूर्ण बहुमत के लिए कितना वोटिंग चाहिए हमें, पूर्ण बहुमत के लिए कितनी चाहिए, पूर्ण बहुमत तो आपको 50% कितनी चाहिए, 50% प्लस में चाहिए, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो सीएम बनेगा वो कौन बनाएगा, आपके विधानसभा। ठीक है, विधानसभा कितनी है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं अभी यूपी में, क्योंकि हम लोग बात करेंगे यूपी की, तो यूपी के विधानसभा में अगर सदस्य पूछेंगे कितने हैं अभी, सदस्य संख्या या कितने हैं, तो आपको 403, इसमें 401 पोलिंग होती है, एक, हाँ एक और बड़ा हुआ था इसमें, तो टोटल जो माने जाते हैं वो 404 माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका 50% मान लो आप, 50% कितना हो जाएगा, 402, तो ये 402 हो गए लगभग 202, तो 203 या 200 की समथिंग आपकी वो ले ली जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो सीएम नहीं बन पाया तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। जहाँ भी विधानसभा भंग हुई वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। या फिर क्या हो सकता है कि जो सीएम है वो त्यागपत्र दे दे, क्या दे दे, सीएम त्यागपत्र दे दे, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, राज्यपाल यानी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, तो इसको हम रफ कर देते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए एक अनुच्छेद और यहाँ पर तैयार हो जाता है, एक और अनुच्छेद होता है, वो क्या कहता है, ये तो 355 हो गया, तो 355 के तहत बहुमत की बात करी गई है कि अगर कोई भी जो विधानसभा है वो अपना पूर्ण बहुमत नहीं बना पाता है या सीएम को नहीं बना पाता है तो उस पर क्या लग जाएगा, आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलिए एक अनुच्छेद और आता है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपका एक अगला पूछेगा तो वो 365 के तहत कब राष्ट्रपति शासन लगता है, कैसे लगेगा, जब कोई राज्यसभा है या जो सीएम है आपका या राज्य है वो राज्य सरकार यानी भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगी, तब भारत सरकार के निर्देशों का पालन अगर नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, क्या हुई थी आपकी, नोटबंदी। अब नोटबंदी में आपने देखा होगा कि किसी सरकार ने नोटबंदी के लिए मना नहीं करा था कि हम अपने राज्य सरकार में उसे बंद नहीं करेंगे, और करता तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाते, सरकार को गिला लिया जाता और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इन कंडीशनों पर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन के समय ऑल शक्तियाँ, ऑल पावर जो होती हैं वो किसके उसमें चली जाती हैं, तो आपको राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। किस चली जाती हैं, राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। हाँ, जो हाँ बस उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इसको लागू करने का नियम क्या रहता है, लागू कैसे किया जाएगा, तो राष्ट्रपति करता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन सूचना कौन देगा, भाई किसको पता चल जाएगी सरकार वहाँ गिर गई है ना, तो राष्ट्रपति को तो पता नहीं चलेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि सूचना कौन देता है इस बात की, तो सूचना देंगे जो उसके घर में बैठे हुए हैं, भाई सब भविष्य में बैठे होंगे, भाई देंगे भाई घर के कौन क्या जानकारी ले रहा है, तो सूचना देता है कौन, राज्यपाल। कौन देगा, राज्यपाल। ठीक है, किसको देगा ये, राष्ट्रपति को। तो फिर लागू कौन करेगा इसे, बोलो लागू कौन करता है फिर, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति कर देगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा देगा। कौन आदेश देगा इस बात की, ठीक है, तो राष्ट्रपति। सलाह किससे लेगा ये, सलाह तो मंत्रिमंडल। इनमें ज़्यादातर सलाह जो होती हैं किससे होती हैं, मंत्रिमंडल। हम आपको मंत्रिमंडल और आपको मंत्रिपरिषद समझा चुके हैं पहले, अगर याद हो, नहीं हुआ तो एक बार और समझ लेंगे। तो लागू सलाह देगा मंत्रिमंडल, लागू कौन कर देगा, आपका राष्ट्रपति कर देगा। अनुमोदन कौन देगा, अनुमोदन आपको बता चुके हैं कौन देता है, समझ गए होंगे बातों के लिए। अनुमोदन कौन देगा, संसद देगी।
लोकसभा, राज्यसभा। संसद देगी। संसद में कौन आती है आपकी? लोकसभा आती है और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे लिख देते हैं राज्यसभा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे L+R, आप समझ जाया करना कि LR की बात कर रहे हैं सर, तो आप किसको बता रहे हैं? संसद। ठीक है, तो कितने दिन का अनुमोदन लेती है? तो मतलब आप राष्ट्रपति शासन कितने दिनों को लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन कितने टाइम के लिए? तो वही आप 6 माह, कितने? 6 माह। संसद द्वारा जो दिया जाता है वो 6 माह, 6 माह करके अधिकतम आप बढ़ा सकते हो। तो अधिकतम कितना होगा? 3 वर्ष, 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ा सकते हो। लेकिन पूछेगा राष्ट्रपति कितने का लगाता है? स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो लगाएगा, बाद में अनुमोदन लेता है। तो आप लोगों को 60 दिन के लिए लगा सकता है ये। कितने दिन को लगा देगा? 60 दिन को। तो राष्ट्रपति कितने दिन को लगा सकता है आपका? अगर पूछेगा राष्ट्रपति कितने दिन को लगाता है तो 60 दिन को, और पूछेगा संसद कितने दिन को लगा सकती है तो 6 माह, क्योंकि 30-60 दिन के अंदर आपको अनुमोदन लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कोई। ठीक है, अब अगर पढ़ता है कि अगर 356 एक्टिव है तो किस पर क्या प्रभाव पड़ता है? राज्य पर क्या पड़ता है? अगर आपसे पूछें कि अगर मान लो आपका क्या हो गया, 356 एक्टिव हो गया, यानी कि राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो क्या हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा उसका? क्योंकि राज्य में क्या होती है? हाई कोर्ट होती है। तो क्या SC पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पहले ये बता दो। चलो, क्या हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन लगने पर कोई प्रभाव पड़ेगा हाई कोर्ट पर? हाँ जी, नहीं पड़ेगा। गुड, लिख लो। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हाई कोर्ट पर, कोई प्रभाव नहीं। सही है, बताओ क्या पुलिस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलो, क्या पुलिस के कोई अधिकार छीन लिए जाएंगे? नहीं। क्या मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन अगर राष्ट्रपति शासन है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना आपके मूल अधिकारों को छीना जाएगा, ना ही हाई कोर्ट में कोई डिस्टर्बेंस होगा। जो उनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही है, तो राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर राज्यों पर प्रभाव बताओ, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई राज्यों पर प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ेगा राज्यों पर प्रभाव। ठीक है, बजट कहाँ पेश होने लगेगा? बताइए, बजट पर पड़ता है। पहले बजट पर, और जो बजट है वो आपका कहाँ, बजट कहाँ पास होता है? वैसे आपको पता होना चाहिए। तो आपको विधानसभा में। कहाँ होता है? विधानसभा में, ध्यान रखना। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो यही बजट कहाँ चला जाएगा? संसद में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? संसद में चला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। फिर राज्य सरकार का जो बजट है वो भी आपका संसद में पेश होने लगेगा। वैसे कहाँ होता है ये? विधानसभा और विधान परिषद में होता है। ठीक है, दूसरी बात होती है, तो जितनी भी पावर होगी फिर वो कौन किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी। पावर रहती है राज्य सरकार की, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आपकी फिर पावर किस पे जाती है? संसद पे जाती है। तो ये प्रभाव पड़ता है आपका किस में? ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका राष्ट्रपति शासन में। किस में पड़ता है? राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो रहा हमारा कौन? राष्ट्रपति शासन की क्या होता है राष्ट्रपति शासन। तो 2 अनुच्छेद आपात, राष्ट्रीय जो आपात था उसमें एक्टिव थे, और 2 अनुच्छेद क्या थे यहाँ पर थे? एक था आपका 355 जो क्या कहता है कि विधि शासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि शासन होना चाहिए। विधि शासन वाला होता है कि जो सरकार बनेगी उसका पूर्ण बहुमत होना चाहिए, और अगर सीएम वहाँ पर नहीं है, चाहे वो इस्तीफा दे दे, चाहे आपका सीएम बन ना पाए, ठीक है, किसी कंडीशन में भी, तो आप ध्यान रखेंगे उस पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, 370, ध्यान रखना, 370 पास होने का मेन कारण यही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या थी उस टाइम पर? जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्या थी आपकी? भंग थी, और विधानसभा भंग होने की वजह से ये कोई भी क्रिया है वो उठा नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम पर क्या था? राष्ट्रपति शासन था, और राष्ट्रपति शासन जो होता है वो आपका उनके हाथ में रहता है, और उसी का फ़ायदा उठाकर आराम से 370 क्या कर दिया उन्होंने? ख़त्म कर दिया। अगर विधानसभा में सरकार होती तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमारा अगला आता है वित्तीय आपात। कौन आएगा आपका? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो होता है फाइनेंस, आपका स्टेटस होता है कि फाइनेंस जब कभी देश में क्या लगता है आपका, कहीं वित्तीय आपदा आ जाती है, यानी कि पैसा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या लग जाएगा आपका? वित्तीय आपात लगता है। क्या लगता है? वित्तीय आपात। ठीक है, बट अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अभी कोई वित्तीय आपात लगा हो। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, हर राज्य में अलग अलग लगता है। क्या लगता है? हर राज्य में। सबसे ज़्यादा कौन नंबर 1 पर रहता है? जम्मू कश्मीर।
सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन रहेगा? जम्मू कश्मीर रहता है। बाकी अलग अलग कई जगहों पे लग चुका है, ठीक है, वो अलग मैटर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली हम लोग बात करते हैं वित्तीय। क्या बात करेंगे? वित्तीय, वित्तीय आपात। किसकी बात करेंगे हम लोग? वित्तीय आपात की बात करते हैं। वित्तीय आपात की बात करते हैं कि वित्तीय आपात, तो सबसे पहले अनुच्छेद पूछेगा कि वित्तीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो कहोगे 360 अनुच्छेद आएगा। किसके तहत आएगा? 360 अनुच्छेद के तहत। कहाँ से लिया गया है, मतलब किस देश के संविधान से इसको लिया गया है? तो आप बताएंगे इसको लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इसीलिए आपको अलग अलग लिखवाते आ रहे थे। कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखना। तो 2 तो लिए गए हैं जर्मनी से, लेकिन एक बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहीं गड़बड़ कर देंगे। आप बताइए, हमको भाई लगता है कि जर्मनी से लिए गए सारे, लेकिन वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको लगता है बड़ा खुश हो जाते हैं, बोले हम तो सही कराए, बिल्कुल हमारा जर्मनी हमने सही किया है, लेकिन वित्तीय आपात कहाँ से ली गई है? अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है, ठीक है। और ये कब लगेगा? ये अभी तक एक बार भी लगा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कब लगेगा? तब आपका क्या हो, जब देश में वित्तीय आपदा होगी। क्या होगी? मतलब फाइनेंस, यानी कि पैसा क्या हो जाएगा? भारत सरकार कोष में क्या होगा? भारत सरकार जो कोष है, भारत सरकार कोष में जब क्या हो जाएगा? धन खत्म होगा, धन समाप्त होगा, धन क्या होगा? समाप्त होगा, तो आपकी फिर क्या लगेगी? वित्तीय आपदा लगती है। क्या लगती है? वित्तीय आपदा। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। अब बात आती है कि इसको कौन करेगा, मतलब प्रयोग कौन करेगा या लाएगा कौन? तो ध्यान रखना, ये जो लागू करता है वो तो आपको पता ही है कौन होगा लागू करने वाला, याद हो गए होंगे अब तो। लागू करेगा कौन? राष्ट्रपति। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। सलाह, हाँ यहाँ ध्यान देना है, सलाह किससे लेगा? मंत्रिमंडल से लेगा या किसी और से लेगा? नहीं, ये भी कहाँ से लेगा? मंत्रिमंडल से। सलाह कहाँ से लेगा? मंत्रिमंडल से लेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब वही बात आती है अनुमोदन। अनुमोदन ये तो नॉर्मल चीज़ें चल रही सब, अनुमोदन पता चल गया आपको। अनुमोदन, तो अनुमोदन कौन देगा इसके लिए? संसद देगी। कौन देगी? संसद। संसद में कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा या राज्यसभा देगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, तो अनुमोदन कौन देगा? लोकसभा और राज्यसभा। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें, लागू करेगा जब राष्ट्रपति, तो उसके लिए दिन कितने देंगे वो स्टार्टिंग में अनुमोदन के लिए, और यहाँ पर संसद कितना देता है, तो हमेशा ध्यान रखना 6 महीने। कितने देगा आपका? 6 माह वही रहता है, और 6 माह करके ये आपको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। लेकिन ये पूछता है कि राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए करेगा, तो राष्ट्रपति कितने दिनों को करता है? बताओ कितने दिनों करेगा? टाइमिंग 60 दिन। कितने दिन की होती? 60 दिन। वहाँ भी 60 दिन की थी और यहाँ भी क्या रहेगी आपकी? 60 दिन की, 60 डेज के लिए करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपात वित्तीय में कौन रहेगा? अनुच्छेद 360 रहेगा। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति। सलाह कौन देगा? मंत्रिमंडल। अनुमोदन संसद। ये आपको अनुमोदन संसद ही देती है, ठीक है, और इसी 60 दिन के अंदर इन्हें पूरा अनुमोदन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको आगे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई हुई बात? अगली बात करते हैं। अब प्रभाव क्या पड़ेगा अगर वित्तीय आपदा लग जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम समझते हैं। देखिए, अगर वित्तीय आपदा लगती है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा भाई? तो देखो प्रभाव किन किन पर पड़ता है। प्रभाव, देखिए प्रभाव की अगर हम बात करें तो सब पर पड़ता है प्रभाव, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़कर। क्या होते हैं? वेतन काट लिया जाता है। क्या कर जाता है? वेतन की क्या होगी? कटौती। वेतन कटौती सबकी, ऑल, सही है। लेकिन एकमात्र व्यक्ति रहता है जिसकी नहीं कटेगी, वो कौन होगा? राष्ट्रपति। देखो वित्तीय आपदा के बाद भी राष्ट्रपति का वेतन है वो नहीं कटेगा, नहीं कटता, वेतन नहीं कटता राष्ट्रपति का, ठीक है, बाकी सबका कट जाएगा, ठीक है। एक तो वेतन हो गया, ठीक है। अगला बजट रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा आपका? बजट रुक जाता है। बजट रुक जाता है,
क्या हो जाएगा, बजट क्या हो जाएगा और रुक जाएगा, तो बजट को रोक देते हैं। ठीक है, ऑफिस खर्चे जो होते हैं क्या होते हैं, ऑफिस कर्मचारियों के जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपका ऑफिस होते हैं, उनके खर्चे रोक दिए जाते हैं। ठीक है, ऑफिस के क्या कर दिए जाएंगे, ऑफिस के खर्चे रोक दिए जाएंगे। खर्चे ऑफिस का होता है जो बिल्डिंग्स होती है, उनमें पुताई है, रंगाई है, टूट फूट है, फर्नीचर है, उनका भी पैसा देती है कौन, सरकार। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देगी वो, उसको रोक देगी। क्या कर देगी, रोक देगी। ठीक है, टैक्स बढ़ जाएंगे, टैक्सेस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। टैक्स को क्या करेगी, ये बढ़ा देगी, टैक्स को बढ़ा देती है। ठीक है, जो सरकार है टैक्स को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, यानी कि आपकी महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में, ये तो रहता प्रभाव रहता है। ठीक है, राज्यों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो राज्यों में क्या, जब पूरे उसमें अंडर में आ जाएगा राष्ट्रपति के, तो सारा वही प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सभी की सैलरी को क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। चाहे राज्य हो चाहे क्या हो, केंद्र हो, दोनों की सैलरी, ध्यान रखना, दिमाग में ये चीज़ ना आ जाए, यहाँ दोनों रहेंगे आपके, चाहे राज्य रहे और चाहे कौन रहे, केंद्र के कर्मचारी रहें, उन सब की सैलरी को काटा जाएगा, सिर्फ राष्ट्रपति छोड़ देंगे। बजट में चाहे केंद्र का बजट हो और चाहे किसका हो, राज्य का हो, दोनों को गोल कर दिया जाएगा। ऑफिस भत्ते जो हैं वो दोनों के रोक दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, किसके रोक जाएंगे, राज्य सरकार के और केंद्र के, ऐसे लिख लेते हैं, केंद्र के और प्लस राज्य के, दोनों चीज़ें। टैक्सेस दोनों का बढ़ जाएगा। ठीक, किस किस का, केंद्र का और राज्य का, ध्यान रखना, सब रोक दिए जाते हैं वो तो। ठीक है, सब सत्र, तो चाहे राज्य हो चाहे किसी, श्रेय नहीं होते हैं, तो इन सब में क्या होगा, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि टोटल अनुमोदन जो है आपका। ठीक है, अनुमोदन की बात करी थी हमने अभी, तो अनुमोदन संसद से लिया जाता है, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कहाँ से लिया गया, तो आपको यूएसए से लिया गया। ठीक है, अभी तक कोई भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को अथॉरिटी के 356 के द्वारा वो उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होती है। तो 3 आपातदेही आपको ध्यान रखना है। अब हम नॉर्मल आपको चीज़ें बता देते हैं, जिसकी तुलना करवा लेता है कभी कभी, तो उसकी भी हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे बात कर लेते हैं, तो तुलना करते हैं इसकी कि तीनों को क्या क्या चीज़ें आपसे अलग करके पूछ लेगा। तो इसमें आपका पहला आता है आपात, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे आपात, आपातकाल। ठीक है, फिर आपका आता है कि कौन सा अनुच्छेद में है ये, तो अनुच्छेद लिख देते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद के बाद। ठीक है, फिर आता है क्या आपका कि जो टाइमिंग होती है राष्ट्रपति की, है ना, टाइमिंग वो कितने रखते हैं, टाइम। ठीक है, टाइम कितने देते हैं। और नई लोकसभा, पुरानी में तो बता देंगे, मान लो लोकसभा वहाँ पे नहीं है, राज्यसभा से अनुमोदित कर दिया गया, तो नई लोकसभा आएगी, तो उसके लिए भी टाइम कितना देते हैं ये, लोकसभा। सही है, और अधिकतम कितने वर्षों तक लगा सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा रहता है आपात, कौन सा रहेगा आपका, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, अनुच्छेद बताओ कौन से में है ये, तो को वो 356 में है, सॉरी 352 में है, किसमें, 352 में है। 352 में राष्ट्रपति के लिए टाइमिंग क्या रखी थी आपकी, 30 दिन रखी थी, आपको याद होगी, ये बात बता चुके हैं हम लोग। लोकसभा में जो नई लोकसभा होगी, सॉरी इसे तो हम नई लोकसभा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो लिखेंगे हम नई लोकसभा, नई लोकसभा। ठीक है, नई लोकसभा के लिए टाइमिंग कितने दिन दी जाएगी, 30 दिन दी जाएगी। इसके ध्यान रखना, जो नई लोकसभा होती है उनको अधिकतम जो टाइमिंग दी जाएगी दिनों की, वो 30 दिन ही दी जाएगी, ध्यान रखना। वो 60 दिन वाली भी 30 दिन दी जाती है कि आप फटाफट उसको अनुमोदन कर दो। ठीक है, मान लो अब ये समझ नहीं आ रही आपको, नई लोकसभा, जैसे मान लो कोई आपात आ गई, मान लो राष्ट्रीय आपात मान लो आ गया। ठीक है, तो मान लो लोकसभा उस टाइम पे भंग है, लेकिन चुनाव हो चुका है ना, मतलब लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं चुना गया है, तो वो लोकसभा भंग रहेगी, तो उसको क्या कर देते हैं, राज्यसभा से ही अनुमोदित करा लिया जाता है। और जब शपथ लेगा प्रधानमंत्री, तो उसके बाद नई लोकसभा स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, कि वो कितने दिनों में उसको अनुमोदित करेगी, भाई एक में तो है ही पास, दूसरे में भी पास कराना है फटाफट। ठीक है, तो उसको कितना टाइमिंग देता है, वही एक आपका क्या है, नई लोकसभा है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपात में अधिकतम कितना टाइमिंग रहेगी, तो ध्यान रखना 6 माह की तो होती है, लेकिन इसको 6 माह करके बढ़ाया जाता है। और कितना बढ़ा सकते हैं, तो आप अनंत तक कर सकते हो। ठीक है, अनंत तक की प्रक्रिया चल सकती है 6 माह के, लेकिन अनुमोदन के द्वारा संसद बढ़ाती है, वो कितना बढ़ाती है, 6 माह बढ़ाती है। कितनी बढ़ाएगी, 6 माह। ठीक है, तो ये तो रह गया आपका राष्ट्रीय आपात, पहली कंडीशन। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी कौन आएगी, राष्ट्रीय पति शासन।
इसको राज्यपाल शासन भी कह सकते हो आप। क्या कहते हैं ना, राज्यपाल शासन लग गया है, तो राज्यपाल शासन कुछ नहीं है, राष्ट्रपति शासन होता है। क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन होता है। कौन से अनुच्छेद में है? 356 में है, ध्यान रखना। टाइमिंग कितनी रहती है? 60 दिन। 60 दिन राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन नई लोकसभा के लिए जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी? 30 दिन रहेगी, ध्यान रखना। ये हमने आपको बता दिया है। अधिकतम कितना? 6 माह। भाई 6 माह के लिए तो आपको संसद कर देगी। यहाँ पर कौन कर देती है? संसद कर देती है। संसद की टाइमिंग रहती है ये वाली, कौन रहेगी? संसद की। लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं? 6 माह करके कितने? 3 वर्ष। इसकी रहती है वो 3 वर्ष ही रहती है, इसको 3 वर्ष ही तक बढ़ा सकते हो आप। अगली बात करते हैं थर्ड जो है वो आपकी कौन सी है? तो थर्ड है आपकी वित्तीय आपदा। कौन सी है? वित्तीय आपदा। वित्तीय आपात, सॉरी, यहाँ शासन लिख दिया, आपात कह सकते हो, तो वित्तीय आपात। अनुच्छेद पूछेगा तो कौन सा? 360। ठीक है, कितना टाइमिंग रहेगी इसकी भी? 60 दिन। मतलब राष्ट्रपति जो है उसके लिए टाइमिंग 60 दिन। ठीक है, और नई लोकसभा अगर आ गई तो उसकी कितनी रखेंगे? 30 दिन। हमने कहा था ये आपकी सेम रहती है 30 दिन, इनको 30 दिन दिया जाता है। अनुमोदन के बाद जो आपका संसद है वो कितना करेगा? तो 6 माह। 6 माह कर कितना बढ़ा सकते हो आप? अनंत तक बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो? अनंत तक। तो ये रहती है आपकी क्या? तुलना रहती है। ठीक है, क्या रहती है? तुलना रहती है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपके तीनों, एक हमने राष्ट्रीय आपात कल बता दिया था, और एक राष्ट्रीय आपात, जो 2 राष्ट्रीय आपात हैं वो हमने आपको आज समझा दिए, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताइए 352 में, बोलिए जल्दी। 352 याद करिए। राष्ट्रीय आपात किन कंडीशनों में लग सकता है? तो आपको या तो विदेशी आक्रमण हो जाए, या फिर क्या हो जाए? आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आपको जर्मनी से ली गई है। कौन सी? राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, कौन लगाता है? राष्ट्रपति। सलाह कौन से लेगा? मंत्रिमंडल से। राष्ट्रपति कितने दिन को लगाएगा? तो आपको 30 दिन को लगाता है। अनुमोदन कौन देता है? संसद देती है। ठीक है, कितने दिन के लिए? 6 माह, और अधिकतम कितना? 6 करके बढ़ा सकता है, अनंत तक बढ़ा सकता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात लागू होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय आपात लागू होता है, उसी टाइम पर एक अनुच्छेद एक्टिव हो जाता है, और उसका नाम है 358। और 358 सीधे कहता है कि क्या होता है कि संसद की जो रीढ़ है उसको क्या कर दो? ब्रेक कर दो, तोड़ दो, उसको सस्पेंड कर दो। यानी कि अनुच्छेद 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। कौन? 358 के तहत। उसी के साथ एक और आता है 359, जो क्या करता है? संरक्षण करता है, और वो ये कहता है, जैसे 358 क्या कहता है? किसी से कोई चीज़ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे पीट डालो, यानी कि सीधे ठोक दो। सही है। लेकिन 359 क्या कहता है कि पहले पता कर लो कि बाकायदा यहाँ पर ज़रूरत है आपात की या नहीं है, और जब अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर उसके मूल अधिकार मत छीनो, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ के मूल अधिकार क्या कर लो? छीन लो। ठीक है, मतलब पूछ के छूनो। लेकिन 358 क्या कहता है? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे छीन लो जाओ। ठीक है, तो पूछेगा रीढ़ की, जो रीढ़ होती है उसको कौन तोड़ देता है? तो 358 तोड़ता है। कौन तोड़ता है? 358। ये हमने आपको सब बता दिया था, क्या क्या प्रभाव पड़ा वो सब बता दिया। राष्ट्रपति शासन 356 में है। ठीक है, क्या होता है? 355 और 365 यहाँ पर वर्क करते हैं। 355 में क्या है? तो सीएम अगर नहीं बनेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 300 क्या होता है कि अगर कोई भारत सरकार का निर्देश नहीं मानता है राज्य सरकार, तो वहाँ पे भी क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर हमने आपको वित्तीय आयोग बता दिया अभी। ठीक है, वित्तीय आपदा कैसे लगते हैं? तो अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपदा नहीं लगी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 360 में है वो, और राष्ट्रपति देता है, ध्यान रखना। राज्यपाल जो आपका होता है, क्या नाम है, हाँ, राष्ट्रपति होता है। सलाह किससे लेगा? मंत्रिमंडल से लेगा। ठीक है, कितने दिन को लगेगी? तो आपको 60 दिन, फिर अधिकतम हो जाता है 6 माह के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये तो रहते हैं राष्ट्रपति के आपात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर, यानी कि निषेध पावर की बात करते हैं। अगला टॉपिक इसी के साथ इंक्लूड करते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। तो अगला है आपका राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर रहती हैं। कौन कौन सी वीटो पावर? ऐसे निषेध पावर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? निषेध पावर, है ना। ये किसकी रहती है? राष्ट्रपति की वीटो पावर कहलाती है। क्या कहलाएगी? वीटो पावर। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद के तहत है ये? तो आपको अनुच्छेद 111
111 के तहत वीटो पावर को रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया? वीटो पावर के 111। ठीक है, कौन कौन सी वीटो पावर होती हैं? तो पहली वीटो पावर समझते हैं ध्यान से कि पहली वीटो पावर कौन सी है। तो ये कहलाती है आपका एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि अत्यंत, देखो लिख देते हैं यहाँ पे हम अत्यंतिक या पूर्ण वीटो पावर या एब्सोल्यूट बोल सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट वीटो पावर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो पावर कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि सर ये क्या होती है वीटो पावर, मतलब ये वाली जो क्या होती है, इसका मतलब होता है पूर्ण का मतलब हुआ किसी चीज़ को डायरेक्ट समाप्त कर दो, है ना। जितने भी विधेयक होते हैं भाई समझो यहाँ से पहले चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं वीटो पावर के बारे में। मान लो ये हमारी है संसद, कौन है हमारी? संसद। कौन है इसमें? आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो कोई बिल या तो लोकसभा से पास हो सकता है या फिर किससे होगा? राज्यसभा से होगा, लेकिन ये एक दूसरे में जाएंगे जरूर। अगर यहाँ पास हुआ तो फिर इधर भी आएगा, और यहाँ पास हुआ तो फिर इधर भी आएगा, ये दोनों में जाता रहता है। अब यहाँ दोनों से अगर पास हो जाता है तो ये फिर पहुँच जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास पहुँच जाएगा? राष्ट्रपति। और जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक ये अधिनियम नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? अधिनियम, यानी कि एक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? एक्ट। ठीक है, अब मान लो कोई विधेयक यहाँ दोनों से क्या हुआ? पारित हुआ। अब वो गया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने क्या करा? उस विधेयक को पढ़ा और उसके बाद बोला ये तो समाज के लिए क्या है? बिल्कुल गलत है, और पूर्णतः उसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और ऐसी कंडीशनें कहलाती हैं वीटो पावर। भाई किसी को डायरेक्ट पूरा समाप्त कर सकता है, किसी को रोक सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यही हमारी कहलाती है क्या? वीटो पावर। ठीक है, तो उसमें हम पहली वीटो पावर पढ़ेंगे क्या? पूर्ण वीटो पावर, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होती है। तो इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो आप पहली कंडीशन लिखेंगे कि इसको जो कोई विधेयक है उसको पूर्णतः क्या कर सकता है? ये समाप्त कर सकता है। सीधे हम लोग बात करते हैं इसमें क्या करता है पूर्ण वीटो पावर में। तो अगर कोई विधेयक है, विधेयक क्या है आपका? विधेयक, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे बिल। अगर कोई बिल है या कोई विधेयक है, इसको पूर्णतः समाप्त कर सकता है, ये पूर्णतः समाप्त कर सकता है। ये इसकी पावर क्या रहती है, और किस वीटो पावर के अकॉर्डिंग? तो आपको पूर्ण, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर। किसके? एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत क्या कर सकती है? उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, अगर इसने एक बार समाप्त कर दिया, ध्यान रखना, अगर इसने एक बार बिल को समाप्त कर दिया राष्ट्रपति ने, तो ये दोबारा लोकसभा या राज्यसभा में वापस नहीं जाएगा। ध्यान रखना, राज्यसभा या लोकसभा में वापस नहीं जाएगा। ध्यान रखना, नहीं जाएगा, यानी कि इसको बिल्कुल खत्म मान लिया जाता है अगर ये पूर्णतः किसको क्या देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में क्या हो, कोई बिल हो और उसको वो क्या कर दे? राष्ट्रपति उसको रद्द कर दे, खारिज कर दे, तो उसको किस वीटो पावर के तहत? तो पूर्ण वीटो पावर, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत वो क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी में हम लोग एक बात करते हैं, एक दो वर्ड आते हैं। एक आता है सरकारी और एक आता है गैर सरकारी। क्या आता है? एक आता है सरकारी, एक क्या आता है? गैर सरकारी। तो हम लोगों को आइडिया रहता है कि जिससे सरकार की नौकरी कर रहा है वो सरकारी कहलाता है, और जो गैर सरकारी क्या है? जिसको प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग बात होती है। यहाँ पर क्या होगा? सरकारी किसे कहेंगे? हाँ, जो कैबिनेट में मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उन सभी कैबिनेट मंत्री को क्या कहा जाता है? सरकारी। चाहे वो आपके क्या हों? केंद्र के चुने हुए हों, चाहे राज्य के चुने हुए हों। ठीक है, ये तो कहलाएंगे सरकारी। और बाकी जो बचे हुए संसद होते हैं या सांसद होते हैं, सांसद या आपके विधानसभा यानी कि विधायक जो होते हैं, उन सबको, सांसद को, बचे हुए क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे क्या कहेंगे? गैर सरकारी कहेंगे। ध्यान रखना, सरकारी या गैर सरकारी। आगे जरूरत पड़ जाती है कि कोई विधायक, कुछ ऐसे विधायक होते हैं जो सिर्फ को सरकारी, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी विधायक हैं वही पास कर सकते हैं, गैर सरकारी उनको पास नहीं करा सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कैबिनेट मंत्रियों को हम लोग क्या कहेंगे? जो कैबिनेट मंत्री का मतलब है शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं, ठीक है, वित्त मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं। तो जो जिनके पास विभाग है उनको हम कहते हैं
कैबिनेट मंत्री, है ना, प्रधानमंत्री उसका मुख्य मुखिया होता है, वही आदेश देता है, ठीक है। तो और बाकी सांसद जो बचे हुए हैं वो सब आपको क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, गैर सरकारी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत क्या कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी बिल को पूर्णतः क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, पूर्णतः क्या कर सकता है, समाप्त। तो आपको ये वाली वीटो पावर समझ में आ गई होगी, क्या हो गई, ये वीटो पावर समझ में आई होगी। तो दूसरी हम लोग बात करते हैं, सेकंड वीटो पावर कौन सी, फर्स्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगली हम लोग बात करते हैं यह निलंबनकारी, सस्पेंड, निलंबनकारी वीटो पावर। निलंबनकारी वीटो पावर में क्या होता है, ठीक है, ये भारत में लागू नहीं है, ध्यान रखना, ये भारत में लागू नहीं है, अमेरिका में तो है, भारत में लागू नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन हम पढ़ा देते हैं आपको, फिर भी लागू नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या होता है इसमें समझ लेते हैं फिर भी एक बार, मतलब इसको हटा दिया गया था, पहले इसको रखा गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है, निलंबनकारी भारत में लागू हो चुकी है फिलहाल, पहले लागू नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। तो ये है आपकी भारत में लागू है, अमेरिका में थी पहले लेकिन अब भारत में भी हो गई है। इसके तहत क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना, अगर मान लो राष्ट्रपति ने कोई आपका विधेयक है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, आपको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, क्या हुआ, पुनर्विचार को भेज दिया। पुनर्विचार का मतलब होता है कि उन्हें कोई दिक्कत लगी और उन्होंने क्या करा, उसे पुनर्विचार के लिए क्या कर दिया, भेज दिया। अगर पुनर्विचार को इन्होंने विधेयक भेजा तो वो लोग क्या करते हैं, साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से इसको वापस भेज देंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेज देंगे, बहुमत से भेज देंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और अगर एक बार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार को अगर कोई विधेयक भेजा तो वो अगली बार राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, क्या होंगे, करने ही पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर पुनर्विचार में कोई बिल पहुंच गया तो दूसरी बार राष्ट्रपति उसे नहीं रोक सकता है और उसको क्या करना होगा, करने ही पड़ेंगे, यानी कि वो बाध्य होता है, ठीक है। तो सेकंड टाइम पे पुनर्विचार के लिए कोई बिल अगर भेजा गया है तो साधारण बहुमत से ये पास कराकर लोकसभा और राज्यसभा में और कहाँ पहुंचा देंगे, राष्ट्रपति के पास। और फिर राष्ट्रपति क्या होगा, उसके लिए बाध्य होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर बात समझ में आ गई। ये आपका एक बार यूज कर चुके हैं, इसको कौन कर चुके हैं यूज, तो आप कहोगे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इस वाली वीटो पावर को कौन प्रयोग कर चुका है एक बार, तो आपको कलाम कर चुके हैं। APJ हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, वो आपका क्या कर चुके हैं, इस बात को प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ करा था, तो उन्होंने चुनाव सुधार अधिनियम में करा था, क्या करा, चुनाव सुधार अधिनियम आया था एक, उसमें उन्होंने इसका पावर का यूज करा था और वो पास हो गया था। सुधार चुनाव अधिनियम, अधिनियम अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो बिल क्या है, पास है। तो एक बार पूछ ले अगर कि इसका निलंबनकारी जो है उसका प्रयोग या वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था, तो आपको APJ अब्दुल कलाम ने कर लिया था। और कब किया था, तो आपको चुनाव आयोग अधिनियम में करा था, ठीक है। उन्होंने उसको क्या करा, एक पुनर्विचार के लिए उसने दोबारा भेज दिया था और दोबारा जाकर उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से क्या कर लिया था, उसे पास करा लिया था, ठीक है। पास कराने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास हो जाए। अब इसको कोई पावर नहीं है जो इसको रोक सके, किसको, बिल को। राष्ट्रपति बाध्य होगा इसको साइन करने के लिए, क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा इसको साइन करने के लिए। तो कितने लोगों की बात समझ में आ गई। तो सेकंड ये क्या रहती है, आपकी वीटो पावर रहती है, ठीक है। ये भारत में लागू है, ध्यान रखना है। चलिए अब आप तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगली बार आती है वीटो पावर, विशेषाधिकार। ये वाला आपका जो है वो आपकी अमेरिका में, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा देते हैं। तीसरा वाला, ये वाले हम बता रहे थे, सॉरी, तो इसको लिखो विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। क्वालिफाइड बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अमेरिका में, इसमें भी क्या होता है, किसी जो आपका विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। किसके लिए भेजा जाएगा, पुनर्विचार के लिए। लेकिन वहाँ पर साधारण बहुमत नहीं लेना पड़ेगा फिर, जो अमेरिका में होता है। तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, विशिष्ट बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, विशिष्ट बहुमत। साधारण बहुमत से काम नहीं चलता है, तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा, विशिष्ट
बहुमत की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना है। बस इसमें इतना चेंज होता है कि वहाँ पर क्या पड़ेगी आपको, विशिष्ट के पढ़ने पड़ेगी, यानी कि 2/3 आपको चाहिए चाहिए होंगे, ठीक है। 2/3 जो आपके सदस्य हैं उनको चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। ये भारत में लागू नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ अमेरिका में लागू है, लेकिन हम यहाँ पर आपको पढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगली बात करते हैं हम लोग और कौन सी पावर है, ये सब बाकी लागू हैं, एक नहीं है ये वाले। अगला आता है पॉकेट पावर, यानी कि जेबी पावर, पॉकेट पावर चौथा होगा ये, पॉकेट, जेबी बोलते हैं इसको, जेबी वीटो पावर। ये इंपॉर्टेंट रहती है, जेबी वीटो पावर कई बार पूछी गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जेबी वीटो पावर का मतलब क्या होता है, जेबी मतलब होता है जेब में, अगर कोई चीज़ आपने जेब में रख ली तो वो जीवो पॉकेट कहलाती है कि भाई हमने अपनी पॉकेट में रख ली। तो कोई अगर विधेयक है और राष्ट्रपति का मन नहीं उसे क्या करने का, रिलीज करने का, पास करने का, तो वो बिल्कुल ना तो वापस करता है, यानी कि ना तो पुनर्विचार को भेजेगा और ना ही उस पर साइन करेगा, और वो अपने पास क्या करते हैं, रख लेता है। क्या कर लेता है, रख लेता है, क्योंकि उसे अथॉरिटी है रखने की, किसके तहत, जीवो पॉकेट जीवो के लिए, है ना। जेबी जो पावर है आपकी, वीटो पावर है ना, पॉकेट पावर, उसके तहत इसको क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। तो आप ध्यान रखना, किसी विधेयक को ना तो वो पुनः विचार को भेजे, अब जैसे मान लो वहाँ के संसद हो, वो कहें आप ऐसा करो हमें पुनर्विचार को भेज दो, तो राष्ट्रपति क्या कहेगा, अरे भाई साहब छोटे आदमी, बोला हम पुनर्विचार को तुम्हें भेज देंगे और तुम साधारण बहुमत लगाकर हमें वापस भेज दोगे, ठीक है, और फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, साइन करना बाध्य होंगे हम। तो इसलिए ना तो हम तुम्हें देंगे और ना ही इस पर साइन करेंगे, हम अपनी कहाँ रख लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो पावर बोलते हैं। हम जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकता है, अगर उसका मन ना होगा तो, ठीक है। तो हम आप समझ में आ गए कि वीटो पावर क्या है, तो समझ लो इसका। तो जेबी वीटो पावर में हम ध्यान रखना, किसी भी विधेयक को ठीक है अपने पास रोक सकता है, अपने पास रोक सकता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। किसी देखें, लेकिन अब थोड़ा संशोधन हो गया, तो उसमें कहा गया है जो धन विधेयक है ना, उसको साइन करने, अगर धन विधेयक सही है, लोक हित के लिए है, तो राष्ट्रपति उसको साइन करने के लिए क्या रहेगा, बाध्य रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो यूज कर लेते हैं, ये जीवो पेटो बहुत आ चुकी है, ठीक है। अपने पास रख सकता है, पुनर्विचार को नहीं भेजेगा, पुनर्विचार को नहीं भेजेगा, पुनर्विचार को नहीं भेजेगा, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। इस्तेमाल कर सकता है अपनी पावर को, ठीक है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। ना संशोधन को भेजेगा ना पुनर्विचार को, अगर पुनर्विचार को भेजेगा तो बिल पास ही हो जाएगा फिर, तो इसलिए वो अपने पास रोक लेता है। पूछ सकता है कि क्या अभी तक किसी ने ये प्रयोग किए हैं, तो एक लोगों ने इसका भी प्रयोग किया है। तो ये बात है आपकी 1986 में की गई है, ध्यान रखना। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ज्ञान सिंह थे ना, जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, सही है। तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी क्या थे, जैल सिंह। इन्होंने भी क्या करा था, जीबी पावर का क्या करा था, प्रयोग करा था, ठीक है। क्या था ये मामला, तो कहोगे इसके लिए एक डाक संशोधन विधेयक था। देखो इसमें संशोधन लिखा हुआ है, ध्यान रखना, डाक संशोधन विधेयक था, ठीक है, डाक संशोधन विधेयक था, ठीक है। उस पर इन्होंने क्या कर लिया था, इसका प्रयोग किया था। ये क्या था, तो सरकार, जो भारत सरकार है, वो ये चाहती थी कि जो भी पत्र आते हैं, पहले पे पत्र चलते थे भाई, 84 में कहाँ फ़ोन रखे थे, तो सब पत्र लिखे अपने अपने भेजा करते थे। तो उनको कहा गया कि जितने भी पत्र आते हैं उनको देखने की अथॉरिटी किसको दे दी जाए, भारत सरकार को दे दी जाए, यानी कि भारत सरकार कह सकता है वो पत्रों को देख सकता है, पढ़ सकता है उनकी, ठीक है। लेकिन ज्ञानी सिंह जैन सिंह थे, बोले ये भाई साहब गलत बात है, किसी घर में घुसोगे तुम, किसी के दिल में जाकर कूदोगे, मान लो कोई भावना वाली लिख दे, मतलब भाई प्रेम पत्र हो गई, अब तुम उसके प्रेम पत्र पढ़ोगे बैठ के, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है ना, तो ये सर मतलब फैमिली कोई मैटर है तो आप उस मैटर को पढ़ोगे। तो उन्होंने क्या करा, इस विधेयक को पास नहीं किया, और किसके द्वारा, जेबी वीटो पावर के तहत इसको अपने पास रख लिया, ठीक है। यानी कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप किसी की पर्सनल चीज़ों को पढ़ो, किसी की पर्सनल चीज़ों को क्या करो, पढ़ो, ठीक है। तो इसके लिए डाक संशोधन जो विधेयक था 86 में, तो ध्यान रखना ज्ञानी जैन सिंह ने इस जेबी वीटो पावर का क्या कर लिया था, यूज किया था, प्रयोग किया था, और वो आज तक वहीं पर पड़ा हुआ है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। पहला कौन है, एब्सोल्यूट
वीटो पावर, उसके तहत हम पूर्णतः किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। दूसरा कौन सा था आपका, निलंबनकारी था, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार को भेज सकता है और वहां पर लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा इसको दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और वो क्या होगा, फिर साइन करने को बाध्य होगा। क्लियर हो गई बात। अगला आपका कौन है, क्वालिफाइड यानी कि विशेषाधिकार, क्वालिफाइड बोलते हैं उसको, लेकिन वो अमेरिका में, हमारे यहाँ नहीं है। जहाँ हम पुनर्विचार में साधारण बहुमत मांगते हैं, वहाँ पर क्या मांगते हैं, विशेष बहुमत मांगते हैं, यानी कि 2/3 मांगते हैं। और अगला हमारा था कौन, जेबी यानी कि पॉकेट पावर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये प्रयोग करा था किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने करा था। और कौन से उस पर, तो आपको डाक संशोधन विधेयक, जिसमें द्वारा सरकार क्या चाहती थी, सभी के पत्रों को वो क्या कर सके, पढ़ सके, और उसको उन्होंने क्या कर दी, रोक लगा दी, ठीक है। तो ये तो रही आपकी राष्ट्रपति की जो आपात थी कल वाली बची हुई वो, और बाकी कौन थी, ये वीटो पावर थी, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति के साथ, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, निर्वाचन मंडल क्या होता है और उस पर क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना इतना वीडियो रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद एंड जय हिंद।